आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो मैंने आपको शाहजहाँ पढ़ा दिया था और शाहजहाँ में आपको बताया मैंने बर्नियर और ट्रेवेनियर और इटालियन यात्री मनुच्ची शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन किया था। तो मैंने आपको बताया बर्नियर ने एक पुस्तक लिखी थी, आपको पता है। बर्नियर ने एक पुस्तक लिखी मुगल एम्पायर लिख दो, एम्पायर। ये मुगल एम्पायर क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। और ट्रेवेनियर के बाद आए तो ट्रेवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर, तो आपका ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और इसने लिखी मुगल एम्पायर। तो बर्नियर ने, आपको पता है, बर्नियर ने 6 बार यात्रा की। कितनी बार? 6 बार। मुगल शासन की कितनी बार यात्रा की? 6 बार इन्होंने मुगल साम्राज्य की 6 बार यात्रा की थी। और आपको पता है ट्रेवेनियर और बर्नियर दोनों ही शाहजहाँ और औरंगजेब के काल में भारत आए। शाहजहाँ औरंगजेब के काल में क्या है? भारत आए। उसके बाद में यदि बात करें हम, देखो औरंगजेब के शासन में तो बर्नियर, ट्रेवेनियर, इटालियन मनुच्ची, तो आपको ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है। बर्नियर और मुगल एम्पायर नाम पुस्तक लिखी, 6 बार यात्रा की, शाहजहाँ और औरंगजेब के काल में भारत आए थे। और भी आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएं, जैसे मान लो मनुच्ची की बात आ जाए। तो मनुच्ची आपको पता है दारासिको का तोपची था। दारासिको का क्या था? तोपची। दारासिको का तोपची था। तो हम कहेंगे मनुच्ची दारासिको का तोपची था। और ये इटली से आया था। कहाँ से आया था? ये इटली से आया था। और 1717 में मद्रास में इसकी क्या हो गई थी? मद्रास में मृत्यु हो गई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना है, मनुच्ची दारासिको का तोपची था और इटली से आया था। 1717 में मद्रास में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता है, औरंगजेब। तो आपको पता है औरंगजेब के भी बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले औरंगजेब का जो शासनकाल था वो 1658 से 1707 था। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, औरंगजेब के कई नाम हैं। जैसे आपको पता है औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदा पीर। एक जिंदा पीर कहते हैं, एक दरवेश जिंदा पीर कहते हैं, दरवेश। तो दरवेश था ये, सादा जीवन उच्च विचार। दरवेश का मतलब क्या होता था? सादा जीवन उच्च विचार। ये ध्यान में रखना है, जिंदा पीर, दरवेश। और एक इसका नाम था आलमगीर भी कहते थे। और 1658 में इसकी उपाधि थी, कौन सी? आलमगीर। तो ये औरंगजेब के नाम थे। औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707। तो जिंदा पीर भी कहते थे, दरवेश, सादा जीवन उच्च विचार, आलमगीर के नाम से भी ये जाना जाता था। और ये इसकी क्या थी? उपाधियाँ थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जिंदा पीर भी कहा जाता था, दरवेश, सादा जीवन उच्च विचार। आलमगीर 1658 में जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो ये तो आपका इसका हुआ। उसके बाद में चलते हैं, देखिए ध्यान देना। औरंगजेब का शासनकाल 1667। औरंगजेब शासक बनने के बाद असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामरूप, आपको पता है कामरूप किसको कहा जाता था? असम को। मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया। इसलिए राजा जय सिंह के दक्कन का गवर्नर, राजा जय सिंह को इन्होंने दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया था। जय सिंह मतलब दक्षिण भारत का, दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। और पुरंदर की संधि हुई थी, आपको पहले भी बता दिया। 11 जून 1600
11 जून 1665 ईस्वी में जय सिंह और औरंगजेब के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की क्या हुई? संधि हुई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पुरंदर की क्या हुई? संधि हुई। तो ये भी ध्यान में रखना है। 11 जून 1665 ईस्वी में जय सिंह और औरंगजेब के बीच में कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि। इसमें आपको शर्तें दे रखी है, देखो ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। मारवाड़ का राठौड़ों को पराजित किया। आपको पता है उस समय में मारवाड़ का शासक, आपको पता है और भी पराजित किया था राठौड़ों को। एक और आता है पर्सन, राठौड़ों का यूलिसेस। राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ को किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ये ध्यान में रखना आपको, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो आपको पता है राठौड़ा का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ को कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने इसे राठौड़ा का क्या कहा था? यूलिसेस। तो इसके भी स्क्रीन ले लेते हैं। तो राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ को और कर्नल जेम्स टोड ने इसे राठौड़ों का क्या कहा था? दुर्गादास। अब देखिए ये भी चीज़ आपकी ध्यान में आ गई। तो कामरूप असम मारवाड़ के राठौड़ को पराजित किया। इसने राजा जय सिंह को दक्कन कहते हैं दक्षिणी भारत को। किसको कहते हैं? दक्षिणी भारत। क्या कहते हैं? दक्षिणी भारत को कहते हैं। तो दक्षिणी भारत। इसके बाद में देखिए आपको ध्यान में रखना है दक्षिणी भारत। तो जय सिंह को दक्कन का उसे गवर्नर नियुक्त किया। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 में शिवाजी राजा जय सिंह मध्य हुई। शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जय सिंह को दे दिए। 1660 में शिवाजी राजा जय सिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, मगर औरंगजेब द्वारा उनके साथ गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किया गया था, अपितु षड्यंत्र पूर्वक बंदी बना लिया। शिवाजी अपने सहयोगियों की चतुराई पूर्वक योजना से गुप्त रूप से निकल गए और महाराष्ट्र से चले गए। 1686 में औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर कब्जा कर लिया 1686 में। और 1678 में गोलकुंडा पर इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। उसके काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% क्या लिया जाता था? कर बढ़ा दिया गया था। 1669 में मंदिरों को इन्होंने क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। और 1679 में हिंदुओं पर इन्होंने पुनः जजिया क्या लगा दिया था? कर लगा दिया था। औरंगजेब ने मजन को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। उसने अकबर से जो चली आ रही थी जो कलाएं थी, उसके बाद में थोड़ा हम आगे ले लेते हैं इसको। तो अकबर से जो कला आ रही थी 1679 में, ये भी ध्यान में रखना आपको कि 1679 में हिंदुओं पर उन्होंने पुनः कर लगा दिया। औरंगजेब के मजो को औजारे उसने अकबर के काल से चले पर था झरोका दर्शन, ये भी ध्यान में रखना है। झरोका दर्शन और संगीत पर रोक लगा दी। अब आपको ध्यान में रखना है औरंगजेब नक्शबंदी संप्रदाय का था और संगीत का विरोधी था। अब आपसे वो पूछेगा कि कौन सा संप्रदाय संगीत का विरोधी था, तो आपको ध्यान में नक्शबंदी जो संप्रदाय था, नक्शबंदी संप्रदाय, तो ये भी इसका हो जाएगा। तो नक्शबंदी संप्रदाय का क्या था? मतलब अनुयायी था। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद में देखिए आप, तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ आप में ध्यान में क्लियर हो गई कि अकबर से काल चले झरोका दर्शन संगीत पर लोग आदि। तो आपसे वो सीधा पूछेगा संगीत का विरोधी कौन सा संप्रदाय था? कौन सा संप्रदाय था? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया प्रश्न कि संगीत का विरोधी कौन सा संप्रदाय था। तो कौन सा संप्रदाय था? तो आपको ध्यान में रखना है नक्शबंदी संप्रदाय। ये आपको पता है कौन से संप्रदाय विरोधी था? तो ये संगीत का विरोधी था। तो ये भी आपके ध्यान में रखना है कि संगीत का विरोधी कौन सा संप्रदाय था। तो आपको रखना है नक्शबंदी संप्रदाय था, वो संगीत का क्या था? विरोधी था। उसके बाद में देखिए आप और अच्छी चीज़ें आ रही हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो
जोरों का दर्शन और संगीत पर रोक लगा दी। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इसके क्या होगी, मृत्यु होगी। इसके शासनकाल में 1668 में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने 1668 में गोकुल के नेतृत्व में जाटों और 1672 में सतनामियों ने विद्रोह कर दिया था। सिखों के गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब को अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई, इस कारण उन्हें मार दिया गया था। ये भी आता है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने चांदनी चौक में मरवा दिया था। तो ये होगा, ध्यान में रखना है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को 1675 में औरंगजेब ने चांदनी चौक में मरवा दिया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर को 1675 में आपको पता है औरंगजेब ने चांदनी चौक में क्या कर दिया था, मरवा दिया था। उसके बाद में रखना है आपको, ये भी एक ध्यान में रखना है, बहुत अच्छी चीज़ें याद रखें। सिखों के 10वें गुरु, ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। मैंने एक चीज़ बताई थी, सिखों के प्रथम गुरु तो आपको मैंने बताया था। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे बताइए अमन, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? आप क्रम से बताओगे। सिखों के प्रथम गुरु थे कौन? नानक, जिसका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ। और आपको पता है 5वें गुरु मैंने आपको बताया था, 5वें गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने 5वें गुरु अर्जुन देव जिन्होंने 5वें गुरु अर्जुन देव ने जिन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो सिखों के प्रथम गुरु थे कौन थे? नानक, और जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ। और 5वें गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। और एक और आता है क्वेश्चन, यह मैं लिख देता हूँ। गुरु ग्रंथ, इसके हम स्क्रीन ले लेते हैं। गुरु ग्रंथ, इसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो सिखों के प्रथम गुरु नानक, जन्म 1400 तलवंडी में हुआ। 5वें गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। एक और आता है सिखों की गुरु ग्रंथ था, सिखों का ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, सिखों का ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने करवाया। तो ये भी आपको नोट्स में ध्यान में रखना है, तो इसको भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब का, जो सिखों के ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहिब, इसका संकलन करने वाला कौन था? अर्जुन देव। तो आपको मैंने बता दिया मोटा मोटी कि 10वां एक चीज और आता है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में
1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की क्या की? स्थापना की। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने खालसा पंथ की 1699 में क्या की थी? स्थापना की थी। उसके बाद में देखते हैं हम, देखो आगे चलते हैं। तो जोरा का दर्शन संगीत पर रोक लगा दी। और सिखों के गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे ये, तो इसमें ध्यान में रखना है 9वें गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ने अत्याचार के आवाज़ उठाई और इसका उन्होंने क्या कर दिया था? मार दिया था। उसके बाद में देखिए औरंगजेब की जैसे ही, बहुत शानदार क्वेश्चन है, औरंगजेब आवाज़ उठाई इसके कारण उन्होंने मार दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश कमज़ोर हो गया। जितने भी मुगल शासक थे वो कमज़ोर हो गए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश को कमज़ोर और अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, जिससे मुगल साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। सन 1707 में बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा। आपको पता है इसी बहादुर शाह को क्या नाम से जाना जाता है? इसी बहादुर शाह को आपको पता है एक दूसरा नाम था। इस बहादुर शाह को एक ही, जैसे मान लो हम कहते हैं कि बेग बहादुर शाह को, तो 1707 में बहादुर शाह को, इसको बेपरवाह, लापरवाह शासक, लापरवाह शासक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लापरवाह शासक। तो ये लापरवाह शासक था। तो ये भी ध्यान में रखना आपको। बहादुर शाह मतलब दरवेश एक इसी तरह एक शासक था, तो इसको लापरवाह शासक कहा जाता था। तख्त पर बैठा। सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1711 में बहादुर शाह के दरबार में अपना शिष्टमंडल भेजा। बहादुर शाह के दरबार में 1711 में एक शिष्टमंडल आया, भेजा। जलियान डाइस का कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव पड़ गया इसके ऊपर। किसके ऊपर? बहादुर शाह पर। जूलियाना डाइस का कोस्टा नामक ईसाई महिला का क्या, ये भी अंडरलाइन कर लेना। आपको पूछ सके बहादुर शाह के ऊपर किस महिला का प्रभाव पड़ा? तो जूलियाना डाइस कोस्टा नामक ईसाई महिला था, उसके ऊपर क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। उसके बाद में देखिए तो जूलियाना डाइस कोस्ट नाम ईसाई महिला का क्या पड़ा? उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो देखने को मिलता है जिससे खातूम बीबी, या आपको देखा है इसमें ये भी ध्यान में रखना है। तो जूलियासा डाइस का जो आया देखने को मिलता है। उसके बाद में और बढ़िया चीज़ आ जाएगी आपके, देखो तो जूलियासा डाइस का उस बहादुर शाह पर प्रभाव पड़ा, जिससे खातूम बीबी फिदवी द्वागो जूलियाना की उपाधि मिली हुई थी। किसको? फातिमा, जूलियाना फातिमा को। तो जिसे खातूम बीबी फिदवी द्वागो जूलियाना की उपाधि मिली। उसने पुर्तगालियों के हितों की बड़ी क्या की थी? रक्षा की थी। जितने भी पुर्तगाली थे उन पुर्तगालियों उन्होंने क्या की? हित रक्षा की। 1712 ईस्वी से लेकर 1797 तक मुगल दरबार तक षड्यंत्र हत्या का केंद्र बनकर रह गया। आपको पता है 1712 से लेकर 1797 तक, मतलब आपको पता है 1797 में क्या हुआ था? पलासी का युद्ध, मतलब पलासी के युद्ध तक। तो ये भी ध्यान में रखना है। पलासी का क्या हुआ था? 1797 में युद्ध हुआ। तो 1712 ईस्वी से लेकर 1797 ईस्वी तक मुगल दरबार तक षड्यंत्र हत्या का केंद्र बनकर रह गया। तत्कालीन राजनीतिक शक्ति में उसका स्थान क्या हो गया? मुगल साम्राज्य। औरंगजेब के बाद मृत्यु हो गई। औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह बना, और बहादुर शाह भी अयोग्य और कमजोर शासक था। उसकी जोलियाना कास्टा का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। उसको आपको पता है बीबी फिदो द्वागो की उपाधियाँ मिली, उन्होंने जूलियाना की उपाधियाँ मिली। उससे पुर्तगालियों के हितों की बड़ी क्या की? रक्षा। 1712 से लेकर 1751 तक जो मुगलों का काल था उसमें षड्यंत्र चलता रहा, केंद्र बनकर रह गया। तत्कालीन राजनीतिक शक्ति में उसका स्थान क्या हो गया? गौण। अब ये देखो मुगलकालीन प्रसंग, ये आपके 4 नंबर का प्रश्न यहाँ से आ सकता है। इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखिए, ध्यान से रखना इस चीज़ को। मुगल प्रशासन शासन प्रणाली भारतीय और विदेशी प्रणालियों का मिला जुला रूप थी। अब आपको ध्यान में रखना है, मुगल मनसबदारी प्रथा मैंने आपको पीछे बताई थी कि मुगल शासन प्रणाली भारतीय तथा और विदेशी प्रणालियों का मिला जुला रूप थी। बादशाह शासन, अब आपसे ये प्रश्न बताने कॉमेंट में, आप कॉमेंट में बताओ कि बादशाह की उपाधि सबसे पहले किस मुगल शासक ने ग्रहण की? 1 नंबर क्वेश्चन प्रश्न का उत्तर दोगे। बादशाह की उपाधि किस मुगल शासक ने ग्रहण की थी? उसके बाद में रखना है आपको किसका, सर टॉमस रो और सर हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? फिर आपको लिखना है दास प्रथा को कब समाप्त किया गया था? इस प्रश्न का भी उत्तर देना। दास प्रथा को कब समाप्त किया गया था? तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? जजिया कर को कब समाप्त किया गया था?
इबादत खाने की स्थापना कब हुई थी, दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी, किसने पहले हिंदू ने अपनाया था, इसका आप कमेंट में प्रश्नों का क्या दोगे, उत्तर दोगे। तो मुगल शासन प्रणाली भारतीय और विदेशी प्रणालियों का मिलाजुला रूप थी। बादशाह शासन की अद्वितीय पत्ती सर्वेसर्वा वकील मुतलक होता था, जिसको वजीर कहा जाता था। अब आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले चीज़ ये ध्यान में रखना है कि बाबर के और हुमायूं के समय में वकील होता था, लेकिन बाबर और हुमायूं के बाद में अकबर आया, अकबर के बाद में वकील शब्द हट गया और वकील का स्थान किसने ले लिया, वजीर ने ले लिया। तो बाबर के समय में यह भी ध्यान में रखना है, बाबर और हुमायूं के समय में, बाबर और हुमायूं के समय में वकील पद सर्वे सर्वे होता था, सर्वे सर्वा होता था। और अकबर के समय में वजीर का वकील का स्थान वजीर ने ले लिया। किसने ले लिया, वजीर ने ले लिया। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो बाबर और हुमायूं के समय में वकील दास सर्वेसर्वा था, अकबर के समय में वकील का स्थान किसने ले लिया, वजीर ने ले लिया। उसके बाद में देखिए आपको ध्यान और देना है बढ़िया तरीके से कि मिलाजुला रूप थी, मुगल शासन प्रणाली भारतीय और विदेशी प्रणालियों का मिलाजुला रूप था। बादशाह शासन का अधिपति सर्वेसर्वा वकील मुतलक वजीर होता था। बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो प्रधान सद्र मीरे समा, आपको ये बताया वित्त विभाग का प्रमुख होता था। इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, इसको ध्यान में रखना है। सद्र मीरे समा नाम आपको वो पूछेगा, मीरे समा का किस पद का विभाग होता था, तो वित्त विभाग का हुआ था। तो प्रधान सद्र मीरे समा नाम के दीवान वित्त विभाग का क्या होता था, प्रमुख होता था। फिर ये देखो प्रांतीय शासन सूबे में विभक्त हो गया था, प्रांत थे वो शासन सूबों में क्या हो गया था, विभक्त हो गया था। अब एक क्वेश्चन आता है, अब ये ध्यान में रखना है कि अकबर के समय में, अकबर के नोट लगा लेना, अकबर के समय में 1580 ईस्वी में, अकबर के समय 1580 तक 12 सूबे थे। कितने सूबे थे, 12 सूबे, सूबे जिले को कहते हैं, प्रांतों को, 12 सूबे थे। और 1605 तक ये 15 हो गए, 15 हो गए थे। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है जहांगीर। तो जहांगीर के समय में कितने थे, ये ध्यान में रखना है। जहांगीर के समय कितने थे, 17। और यदि आपको शाहजहाँ का टाइम आ जाए, शाहजहाँ के समय में ये 19 थे, 19। और यदि आपको औरंगजेब का पूछ लें, औरंगजेब का, तो औरंगजेब के समय में कितने सूबे थे, 20। ये संख्या आपको ध्यान में रखनी है कि अकबर के समय में 1580 तक, मतलब 10 साल बंदोबस्त तक, 1580 तक 12 सूबे थे। 1605 में अकबर की मृत्यु तक उनके 15 हो गए थे। जहांगीर के समय में 17 थे। शाहजहाँ के समय में सूबे, ये सूबे लगा लेना आपको, नहीं सूबे 19 सूबे। और औरंगजेब के समय में कितने सूबे, 20 सूबे। तो ये आपको सूबों की संख्या पूछ सकता है परीक्षा में, क्योंकि सूबों से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए आप, ये हुआ। तो आगे चलते हैं। तो प्रधान सद्र मीरे समा के नाम में दीवान वित्त विभाग का क्या होता था, प्रमुख होता था। प्रांतीय शासन में सूबों में विभक्त था, प्रांत था वो शासन कितने सूबों में विभक्त हो गया। जो अकबर के समय, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 15 थे। अंत तक वो अकबर का अंत तक पूछ रहे हैं। अकबर के समय में 1605 तक ये कितने हो गए, 15 हो गए। औरंगजेब के समय में बढ़कर 21 हो गए। ये देखो ईश्वरी प्रसाद का नाम आ जाए, ईश्वरीय प्रसाद के अनुसार, ईश्वरीय प्रसाद के अनुसार 21 सूबे थे। ये ध्यान में रखना है, ईश्वरीय प्रसाद के अनुसार 21 सूबे थे। यदि चीज पूछ ले, ईश्वरीय प्रसाद के अनुसार 21 सूबे थे, ये ध्यान में रखना है। और यदि सीधा पूछ लें तो 20 लगाना है कि औरंगजेब के समय में कितने सूबे थे, 20। यदि राइटर का नाम आ जाए कि ईश्वरी प्रसाद के अनुसार कितने सूबे थे, तब आपको बताना है 21।
21 सूबे थे। तो ये भी शानदार क्वेश्चन है, आप इसको नोट के रूप में लिख सकते हो। यदि औरंगजेब सीधा आ जाए कि औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या बताओ, तब तो 21 गलत हो जाएगा। और यदि औरंगजेब का सीधा पूछे औरंगजेब के समय सूबों की संख्या, जब तो बतानी है 20। और यदि ईश्वरी प्रसाद का नाम लेकर आ रहा है, तब ईश्वरी प्रसाद के अनुसार 21 सूबे थे। और 21वां जो सूबा था, आपको पता है गोलकुंडा, ये बीजापुर ये हुआ करते थे, अहमदनगर को इसमें माना गया था। तो उसके बाद में ध्यान में रखना है 21वां सूबा इनमें, उसके बाद में ध्यान देना है आपको। तो जो अकबर के समय में 1605 थे, औरंगजेब के समय बढ़कर कितने हो गए 21। इन सूबेदारों में दीवान जो पद होता था, दीवान, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि अधिकारी होते थे। जिले का शासन फौजदार करता था। जिले का शासन कौन करता था? फौजदार। अमल गुजार, राजस्व वसूल करना, राजस्व वसूल करना, राजस्व वसूल करना। अमल गुजार का मतलब क्या होता था? राजस्व वसूल करना। और कल ने आपके आ जाए मीर बख्शी, ये भी आता है कई बार, मीर बख्शी। तो मीर बख्शी होता था सेना का विभाग। मीर बख्शी किसका होता था? सेना का विभाग, या हम कह सकते हैं वेतन भत्ते का पद। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मीर बख्शी किसका होता था? सेना विभाग का वेतन भत्ता। और अमल गुजार, राजस्व वसूल करना। क्या होता था? राजस्व वसूल करना। उसके बाद में देखिए आप, तो जिले का शासन फौजदार, अमल गुजार, माल गुजारी का अधिकारी, वित्त किची जिसको बोलते हैं सहायक, लेखाकार, वित्तीय कच्ची। तो वित्तीय कच्ची का मतलब होता है लेखाकार। तो ये भी लेखाकार हो जाएगा। तो वित्तीय कच्ची किसका होता था? लेखाकार होता था। फिर देखिए आप ध्यान में रखिए, तो वित्तीय कच्ची क्या होता था? लेखाकार। उसके बाद में ध्यान में रखना है वित्तीय कच्ची सहायक, सिकदार और परगना का प्रमुख होता था ये, सिकदार परगना प्रमुख। आमिल, मुंशिफ, फौजदार, खजाजी होता था। कानून को पटवारियों का अधिकारी, ये भी ध्यान में रखना है, इसके नोट बना लेना आप। कानून को पटवारी का अधिकार हाथों में होता था। उसके बाद में देखिए आप, थोड़ा ऊंचा ले लेते हैं, तो ये चीज़ होती थी। उसके बाद में देखिए आप, तो कानून को पटवारी अधिकारी होता था। बादशाह का प्रधान सेनापति होता। बादशाह जो होता था वो क्या होता था? प्रधान सेनापति होता था। तो बादशाह प्रधान सेनापति होता था। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। और आपको मैंने पीछे बताया भी था, इसका मैं आपको बना देता हूँ। मनसबदारी, मनसब अरबी, मनसब अरबी भाषा का शब्द है। मनसब अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ पद या श्रेणी होता है। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत 1576 में अकबर ने की थी। तो ये आपका इसका नोट्स हो जाएगा। मनसब अरबी भाषा का शब्द था, जिसका अर्थ होता है पद या श्रेणी होता है। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत 1576 में किसके समय हुई थी? अकबर के समय हुई थी। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। और कल ये पूछे तो वैसे मनसबदारी प्रथा मध्य एशिया से प्रभावित थी। और चंगेज खान से हमने ग्रहण की थी। चंगेज खान से ग्रहण की थी। चंगेज खान से हमने क्या की थी? ये तो हम कहेंगे मनसबदारी प्रथा मध्य एशिया से प्रभावित थी, चंगेज खान से ग्रहण की। मनसबदारी अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पद या श्रेणी। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत 1574 में अकबर के समय में शुरू हुई थी। तो मनसबदारी प्रथा में जात और सवार, अब ये भी ध्यान में रखना है, जात और सवार। तो आपको पता है मनसबदारी अकबर, जात और सवार जहांगीर ने विभक्त किया था। जहांगीर ने
जात और स्वार पद ये क्या कर दिया था, बांट दिया था। जात और स्वार में मतलब जात वो होता था जिसमें एक घोड़ा होता था, स्वार में एक से ज़्यादा घोड़े होते थे। तो जात और स्वार में किसने बांटा, जहांगीर ने बांटा। और इसी को यदि प्रश्न आ जाए आपको कल दिए इस्फा और सी है अस्फा, दिए इस्फा और सी इस्फा को बांटने वाला भी कौन था, जहांगीर था। कौन था, जहांगीर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, दिए इस्फा और सी इस्फा को बांटने वाला जहांगीर था। जात और स्वार को भी जहांगीर ने बांटा और अकबर ने भी इस प्रथा को बांट दिया था जात और स्वार में। तो आपको पता है ये आपका मुगल प्रशासन आज कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो तक धन्यवाद, नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद।